हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है लेसन नंबर 6 यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और ये लेसन नंबर 6 की एकमात्र वीडियो होने वाली है जहां पे हम शुरू भी इसी वीडियो से करेंगे और लेसन नंबर 6 को खत्म भी इसी वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं, यानी काफी छोटा चैप्टर है हमारा ये वाला। तो जो लेसन नंबर 6 है वो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं तो वो हम समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है। तो एक तो हमारे पास है मनी डिमांड। अब बात है ये मनी डिमांड क्या होती है वो समझते हैं। मतलब मनी सप्लाई को पहले समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मनी डिमांड क्या होती है, क्योंकि बिना डिमांड के कोई चीज सप्लाई नहीं की जाती। अब मनी डिमांड का मतलब क्या है कि कितना पैसा जो है वो फ्लो में होना चाहिए मार्केट के अंदर। अब वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि जो लोग हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब कितनी गुड्स और सर्विस परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूं एक, अगर मैं आज से कुछ टाइम पहले की बात करूं तो उस टाइम पे जो मनी की डिमांड थी वो काफी कम थी एज कंपेयर टू अगर आप आज के जनरेशन की बात करो तो। इसका एक मेन रीजन है इन्फ्लेशन, क्योंकि नोट प्रिंट होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता है तो लोगों की पैसों की डिमांड बढ़ती है। क्योंकि भाई अगर मान लो मुझे कोई चीज पहले 10 रुपए मिल रही थी, अब मुझे 20 रुपए मिल रही है, तो मुझे 10 के 2 नोट चाहिए होंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की जो डिमांड होती है ना पैसों को लेके वो क्या होती है, बढ़ती है। और उसका एक मेन रीजन क्या है इस टाइम पे, इन्फ्लेशन। तो ये भी ध्यान रखना। तो अब कौन कौन से पॉइंट है वो समझते हैं। तो इट रिप्रेजेंट जनरल परचेजिंग पावर एंड इज डिमांडेड बिकॉज इट हेल्प्स टू गेन कमांड ओवर गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच पोजेस यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जनरल परचेजिंग पावर, यानी किसको डिपेंड कर रहा है, हमारे परचेजिंग पावर को। अब अगर पहले की परचेजिंग पावर क्या थी, आज के हिसाब से बहुत ज्यादा थी मनी के हिसाब से, क्योंकि पहले लोगों की इनकम जो है ना 1500, 2000, 2500, 3000 ये इनकी बहुत होती थी। और आज कितनी है, आज 50,000, 1 लाख ये भी कम पड़ती है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि परचेजिंग पावर पहले क्या थी, बहुत ज्यादा थी, अब क्या है, बहुत कम है। जिसकी वजह से जो आरबीआई है उसको ज्यादा नोट प्रिंट करने पड़ते हैं ताकि वो मनी की जो डिमांड है उसे फुलफिल कर पाए। और मनी की डिमांड तो हमेशा रहेगी, क्यों, क्योंकि अगर हमें कोई भी गुड्स और सर्विस बाय करनी पड़ती है तो उसके लिए होता क्या है, हम लोग यूज करते हैं किसको, पैसे को। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अब धीरे धीरे डिमांड कम होनी शुरू होगी। उसका एक मैं आपको मेन रीजन देता हूं। उसका एक मेन रीजन क्या है कि हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। और जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसके लिए हमें नोट की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब सबके सब लोग, जैसे आजकल अगर आप देखोगे तो आजकल बड़े से बड़े चाहे ऑफिसर लोग हों जो यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, और रेडी वाले लोग, यहां तक कि जो वेंडर्स हैं जो हमारे घर के आसपास आते हैं वो भी अब क्यूआर कोड रखने लग गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो हम इंडिया कंट्री है या फिर जो कोई सी भी कंट्रीज है वो शिफ्ट हो रही है जो नोटों की ट्रांजैक्शन को छोड़ के इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर्स में। जिसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में जो नोट्स के इस्तेमाल है वो ऑलमोस्ट ये तो खत्म हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। सिर्फ लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे जिनके जरिए हर एक काम होता रहेगा, यानी कि कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर जो डिमांड है ना करेंसी की वो क्या हो जाएगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। यानी कि तब नोट्स प्रिंट नहीं करने पड़ेंगे, हाँ बस पैसा रहेगा अकाउंट में नंबर्स की फॉर्म में जो हम ट्रांसफर करते रहेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पे वही बात समझ आई गई हमें। तो इट रिप्रेजेंट जनरल परचेजिंग पावर, ये दिखाता है जनरल परचेजिंग पावर क्या है, एंड इज डिमांडेड बिकॉज इट हेल्प्स टू गेन कमांड ओवर गुड्स, ताकि हम उन गुड्स और उस सर्विस को कंज्यूम कर पाए जिसमें क्या हो, यूटिलिटी हो। यूटिलिटी मतलब का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिससे हमें क्या मिले, कोई ना कोई फायदा मिले। क्योंकि अब हम कुछ भी तो कंज्यूम नहीं करेंगे ना, हम कोई सी भी गुड्स कंज्यूम नहीं करते, कोई सी भी सर्विस कंज्यूम नहीं करते जिससे हमें बेनिफिट ना हो। हम सिर्फ वो चीजें कंज्यूम करते हैं जिससे हमें क्या मिले, यूटिलिटी मिले, मतलब उसमें उपयोगिता हो, मतलब उससे हमारा क्या हो, फायदा हो। तो इट इज ऑल्सो ट्रू दैट मनी इज बैरन एंड अनप्रोडक्टिव एसेट एंड डज नॉट यील्ड एनीथिंग। अब एक बात और ध्यान रखना, मनी एक ऐसा एसेट है जो अनप्रोडक्टिव है, यानी कि इसका किसी कोई वैल्यू नहीं है। बात है भैया ये क्या बोल रहे हो आप, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बात ऐसे कैसे, हम तो पैसों में देखते हैं पैसा हमारे पास होना चाहिए, लगातार बढ़ाना आना चाहिए, तो पैसे की वैल्यू नहीं होती हम, और पैसा लगातार बढ़ता भी नहीं है। पैसा कब बढ़ता है, जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है, पैसा कभी इंक्रीज नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। अगर आप मान लो पैसा, अगर मैं 100 साल पहले 1 लाख रुपए रख के छोड़ दूं और आज उस पैसे को निकालूं तो वो अभी भी 1 लाख ही रहेगा, 1 करोड़ नहीं हो जाएगा, उल्टा कम हो जाएगा। क्यों, इन्फ्लेशन की वजह से।
तो इसलिए पैसा कब बढ़ता है, जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही रखा रखा पैसा कभी नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे वही बात समझाई गई है, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट मनी इज बैरन एंड अनप्रोडक्टिव एसेट एंड डज नॉट यील्ड एनीथिंग। Other assets like stocks, shares, houses, etc. yield returns in terms of dividends and rent. अगर मान लो वही पैसा मैं स्टॉक्स में लगा दूं, मतलब बहुत सारी कंपनीज की इक्विटीज में लगा दूं, अब उससे बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, जब मैं इक्विटीज में लगाऊंगा तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा, मैं एक तो मुझे मिलेगा कैपिटल गेन जब स्टॉक्स के जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएंगे, दूसरा मुझे मिलेगा डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा, तो ये सब बेनिफिट मुझे मिलने वाले हैं। तो एंड शेयर्स और हाउसेस से क्या मिलता है हमें, रेंट मिलता है और कैपिटल गेन। अब आगे पॉइंट क्या आता है हमारे यहाँ पे, अगला हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मनी इज हेल्ड बाय पीपल फॉर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि मनी को हम किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, पहला ट्रांजैक्शन करने के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक तो मैं कैश चाहिए होता है बिल्कुल किस चीज के लिए, ट्रांजैक्शन कर सके, मतलब मैं कोई भी चीज खरीद पाऊं या फिर बेच पाऊं, यानी कि बाय और सेल करने के लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशनरी मोटिव्स। इस बात का मतलब पता है क्या होता है कि हम लोग पैसा इसलिए भी अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं ताकि जो भी अनसर्टेनिटी आए फ्यूचर में, यानी कि सपोज करो कोई रिस्क आ गया, किस तरह की दिक्कत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर जॉब चली गई, तो हम उसके लिए भी अपने पास एक सेविंग्स रखते हैं, अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा रखते हैं ताकि हम उस अनसर्टेनिटी को किल कर पाए और हम वहां पे उससे बीट कर पाए, यानी कि हमारे पास जो भी इमरजेंसी आई उसके लिए इमरजेंसी फंड भी होता है। तो वही बात यहाँ पे कही है, प्रिकॉशनरी मोटिव्स। देयरफॉर ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इन एन इकोनॉमी। तो जो डिमांड है ना, ट्रांजैक्शन डिमांड, तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट में ट्रांजैक्शन किस लेवल पे हो रही है और कितने कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि मनी की डिमांड कितनी होगी। जितनी फालतू ट्रांजैक्शंस और जितने फालतू पैसों की ट्रांजैक्शंस उतना फालतू मनी डिमांड, और जितनी कम ट्रांजैक्शंस उतनी ही कम डिमांड। फॉर एग्जांपल अब कैश में ट्रांजैक्शन बहुत कम लोग करते हैं, तो कैश की डिमांड भी धीरे धीरे कम होगी और धीरे धीरे जो आरबीआई है या फिर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो नोट्स को छापना कम कर देगा। आगे हमारा पॉइंट क्या आता है इसके बाद, नोट में एक काइंस भाई साहब ने एक बात कही थी, वो क्या थी वो समझते हैं। तो काइंस डिफाइंड स्पेकुलेटिव मोटिव एज डिजायर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय नोइंग बेटर देन मार्केट व्हाट इज फ्यूचर विल ब्रिंग फोर्थ। इस बात का मतलब समझाता हूं आप लोगों को। काइंस ने एक बात बोली थी कि एक तरीका और भी है जिसके लिए लोग पैसा अपने पास रखते हैं, वो होता है स्पेकुलेटिव मार्केट को देखने के लिए, मतलब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा स्टॉक मार्केट में कुछ एक वर्ड ये भी होता है, बोलते हैं स्पेकुलेटर, यानी कि स्पेकुलेटर ट्रेडर, यानी कि जैसे ये लगता है कि मार्केट में फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल जो लोग हैं अपने पास कैश एक पर्पस के लिए और रखते हैं, अगर मान लो उसे लगता है कि फ्यूचर में जो स्टॉक मार्केट है, फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके प्राइस कम होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स के प्राइस कम होने वाले हैं, तो अपने पास वो कैश से किसे देते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिले, शेयर के प्राइस कम हो जाए, बॉन्ड्स के प्राइस कम हो जाए, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए, और जैसे ही वो ऊपर जाएंगे एक हायर प्राइस पे आएंगे तो सेल कर देंगे। मतलब लोग क्या चाहते हैं कि सस्ते में खरीदें और महंगे में बेच दें, तो उससे क्या मिलेगा, उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। फिर वो कैश पे बैठ जाते हैं, उस प्रॉफिट को लेके कैश पे बैठ जाएंगे, फिर मार्केट नीचे आएगी, यानी कि जो बॉन्ड्स उसके प्राइस सस्ते होंगे, जो शेयर्स उसके प्राइस सस्ते होंगे, तो वापस क्या कर देंगे, उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये तरीका होता है हमारा क्या करने का, इन्वेस्टमेंट करने का या फिर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करने का। तो इन्होंने ये बात बोली थी कि काइंस डिफाइंड स्पेकुलेटिव मोटिव एज अ डिजायर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि एक डिजायर जिसके जरिए हम प्रॉफिट अर्न कर सकें बाय नोइंग बेटर देन मार्केट व्हाट द फ्यूचर विल बी बीइंग फोर्थ, ये फ्यूचर के हिसाब से होने वाला है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वेरीज इनवर्सली विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात भी ध्यान रखना कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड है ना वो इनवर्स रिलेशन में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। वही बात है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट के इनवर्सली काम करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग लोन कम ले पाएंगे, जब लोग लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होगा तो लोग लोन फालतू लेंगे क्योंकि कम ब्याज पर लोन मिल रहा है, और फिर उसे इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे अपने पैसों को। तो ये होता है हमारा कि जो स्पेकुलेटिव है या फिर जो ट्रेडिंग है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है, यानी कि उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, स्पेकुलेशन के बीच में और इन्वेस्टमेंट के बीच में। इसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे, एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आल्सो प्ले अ रोल। यहाँ पे बॉन्ड के प्राइस भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। इसके बाद क्या आता है वो समझते हैं, अगला पॉइंट, ठीक है। उससे पहले इसको जो उतार सकता है उसके बाद समझाता हूँ आगे पॉइंट क्या है। अब देखते हैं आगे। तो हमारे पास क्या है, सप्लाई ऑफ मनी एंड इट्स वेरियस मेजर सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है और उसके बहुत सारे मेथड क्या हैं
पैसे को सप्लाई करने के, वो समझते हैं। देखो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है कि मार्केट में कितना पैसा फ्लो में आ रहा है, यानी कि कितना पैसा अवेलेबल है सर्कुलेशन के लिए एक इकोनॉमी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। अब समझते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, वेयर पब्लिक इंक्लूड्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स, यानी कि पहले हम देखते हैं कि कितना पैसा पब्लिक में अवेलेबल है। पब्लिक दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि आप और हम जैसे लोग जो भी हैं, ठीक है, उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है। दूसरा बिजनेस फर्म्स ऑपरेटिंग इन इकोनॉमी एंड एक्सक्लूड्स प्रोड्यूसर ऑफ मनी विच आर गवर्नमेंट, और कितना पैसा बिजनेस में अवेलेबल है जो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, फॉर ऑफ मनी विच आर गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। Thus, money held by government and currency lying with central bank and commercial bank is not included in money supply। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, या फिर जो वो करेंसी जो आरबीआई के पास है या फिर कमर्शियल बैंक्स के पास है, वो कभी भी ध्यान देना मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं की जाती। इस बात का भी ध्यान रखना हमेशा। अब इसके बाद क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि हमारा आखिरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट क्या है, करेंसी कंपोनेंट। करेंसी कंपोनेंट क्या होता है, करेंसी में दो तरह की चीजें आती हैं, कॉइन्स और नोट्स जो प्रिंट किए जाते हैं। अब करेंसी इंक्लूड्स कॉइन्स एंड नोट्स आउट ऑफ विच कॉइन्स ऑफ 1 रुपी आर इशूड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन से आएंगे, वो कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो 1 रुपी नोट्स हैं और जो 1 रुपए का सिक्का है वो कौन प्रिंट करती है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाइल नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹2 एंड अबव आर इशूड बाय आरबीआई। और वो नोट जो 2 रुपए से बड़े हैं, चाहे नोट की फॉर्म में हो चाहे कॉइन्स की फॉर्म में हो, उसको कौन इशू करती है, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक। ऑल दिस लीगल टेंडर ऑफ मनी, और ये सारा क्या है, लीगल टेंडर ऑफ मनी है, मतलब ये इनलीगल नहीं है, इसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, जनरली एक्सेप्टेबल है, यानी कि हम अगर किसी को भी अपना नोट या फिर सिक्के दें वो मना नहीं कर सकता जो आरबीआई ने दिए, क्योंकि ये क्या है, गैर कानूनी हो जाएगा उसे अगर कोई मना कर देगा तो किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है डिपॉजिट कंपोनेंट। डिपॉजिट कंपोनेंट में क्या आता है, इसमें आते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो ऑलमोस्ट चेक्स की फॉर्म में होते हैं या फिर पेपर्स की फॉर्म में होते हैं, ऑलमोस्ट ये भी लिक्विड करेंसी के तौर पर देखे जाते हैं। करेंसी दो तरह की होती है, एक तो होता है हाईली लिक्विड, एक होता है नॉट हाईली लिक्विड। यहां पे समझते हैं, तो लिक्विडिटी किसी करेंसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, वो समझते हैं क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि कितनी जल्दी मैं उस चीज को कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो पैसा है वो हाई लिक्विड है। हाई लिक्विड क्यों है, क्योंकि वो पूरा कैश की फॉर्म में, उसे जो मैं चीज में ले सकता हूं। अब अगर मैं और एसेट्स की बात करूं तो कुछ एसेट हाई लिक्विड होते हैं, कुछ एसेट लो लिक्विडिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो स्टॉक मार्केट में कभी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कुछ शेयर्स हाई लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, टाटा मोटर्स। क्यों, क्योंकि इनका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, मतलब इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में अवेलेबल होती है। आप जब मर्जी आपने जो शेयर परचेज कर रखे हैं आप वो सेल कर सकते हो। लेकिन आपने ले रहा है चिंदी स्टॉक्स, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, और पता लग रहा है कि भाई उस दिन मार्केट में लोअर सर्किट लगा हुआ है। जिनको नहीं पता लोअर सर्किट यानी कि सारे के सारे उसे सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको बायर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब आप उस टाइम पे शेयर सेल नहीं कर पाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कुछ एसेट्स तो तुरंत बिक जाते हैं, या फिर जो बड़े बड़े घर हैं या फिर जो मकान होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, उसे सेल करने में टाइम लगता है। वो हाईली लिक्विड नहीं है, आपको टाइम लगेगा उसे बेचने में, और अगर आपकी मजबूरी है तो आपको उसे कम से कम रेट में बेचना पड़ेगा, जिससे आपको क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो ये होता है लिक्विडिटी का मतलब, कि जब कोई चीज तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं हाईली लिक्विड है वो एसेट, और कोई चीज अगर तुरंत कैश में कन्वर्ट ना हो हम क्या बोलते हैं कि वो लो लिक्विडिटी शो कर रहा है। तो वही बात यहां पे समझते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट आर डिफाइंड एज बैंक डिपॉजिट, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक डिपॉजिट, पेबल ऑन डिमांड थ्रू चेक्स एंड अदरवाइज, या तो हमें चेक के थ्रू करते हैं फिर अदरवाइज। दीज डिपॉजिट कैन सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इफ दीज आर एक्सेप्टेबल टू अदर पार्टी। इसको हम यूज करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस में, और ये हमेशा यहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। हम किसी भी थर्ड पार्टी को चेक दे सकते हैं, सेकंड पार्टी को चेक दे सकते हैं किसी भी चीज को बाय और सेल करने के लिए।
इफ नॉट एक्सेप्टेबल दीज कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश, और अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप इसे मिनट लगता ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो डिमांड डिपॉजिट आर एज लिक्विड एज करेंसी, तो डिमांड डिपॉजिट उतनी ही लिक्विड होती है जितनी क्या है कोई करेंसी लिक्विडिटी शो करती है। इसके बाद अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई आर इट्स डिपॉजिट अदर देन दोज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, और जो अदर डिपॉजिट है ना आरबीआई की, वो उन सारी डिपॉजिट छोड़ के आते हैं जो किसके पास है, आरबीआई के पास है, जैसे कि हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंक्स, जो गवर्नमेंट के पास और बैंक के पास है। दे इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ क्वेसी गवर्नमेंट, ये डिमांड डिपॉजिट क्वेसी गवर्नमेंट की भी लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस की भी लेते हैं लाइक आईडीबीआई, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, कुछ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स की भी लेते हैं और गवर्नमेंट की भी, और यहां तक कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमारा क्या है वर्ल्ड बैंक है उसकी भी। अब आते हैं हमारे मेन जो चार कंपोनेंट है यानी कि इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक्स, यानी कि चार कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो समझते हैं मनी सप्लाई के। एक तो आता है हमारा M1। अब आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। M1 जो है ना वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, C प्लस में DD प्लस में OD। जो C का मतलब है वो है करेंसी, जिसके हम बात कर चुके हैं ऊपर, करेंसी कंपोनेंट। DD होता है हमारा यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट, और जो OD होता है वो क्या होता है अदर डिपॉजिट। जो M2 है वो कुछ नहीं है, M2 का मतलब है M1 और उसमें प्लस कर दो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, मतलब M2 क्या होगा हमारा M1। अब M1 में कौन कौन से आएगा, हमारा C भी आएगा यानी करेंसी भी आएगा, DD भी आएगा डिमांड डिपॉजिट भी आएगा, और OD भी आएगा, OD यानी कि अदर डिपॉजिट भी आएंगे, और साथ साथ सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये भी आएगा। इसके बाद जो हमारा M3 है, M3 में हम M1 लेंगे, फिर नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, बैंक्स में कितना डिपॉजिट पड़ा है वो भी लेंगे। M4 जो है वो है M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। अब यहां पे ध्यान देना जो M4 है वो क्या है M3 में जोड़ दो, M3 क्या था हमारा ये रहा, M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, इसको लेने के बाद आप टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये भी लोगे, वो भी किसमें सेविंग्स में। ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग, इसको हम एक्सक्लूड कर चलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये ध्यान रखना। ये हमारे 4 M है, M1 M2 M3 और M4, ये आपको याद होने बहुत जरूरी है, ये हमारे काफी इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं। तो ये हमारा था कंप्लीट चैप्टर मनी सप्लाई के बारे में, जिसके हम बात कर चुके हैं, और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर भी कोई डाउट है, किसी की डेफिनेशन चाहिए आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इमीडिएटली उसकी डेफिनेशन आपको वहां पे टाइप करवा दूंगा। आई बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे इसके अदर कंसेप्ट्स के ऊपर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।